दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और इसमें हम पढ़ेंगे मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग जो कल्चर था उसके बारे में और जो आज का मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसके बारे में। तो मुद्रित या कह सकते हैं छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। यानी कि जो छपी हुई हमें सामग्री मिलती है, अगर वो ना मिले तो उसके बिना हम जो दुनिया है उसकी कल्पना करना हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। हम अपने चारों तरफ जहाँ तक नज़र दौड़ाएं हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम और सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें हर तरफ अपने चारों तरफ हम नज़र उठा कर देखते हैं तो कुछ ना कुछ छपी हुई चीज़ हमें दिखाई देती है। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का भी जायज़ा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं और यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। यानी कि आज जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ हमें छपी हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक टाइम ऐसा भी था जब बिना छपाई के ही चीज़ें चलती थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन ज़माने को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई और आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? इस अध्याय में हम मुद्रण के इस इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला और हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रसार हुआ और जो मतलब कि ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी इसका आविष्कार हुआ और किस तरह से फिर समाज में हमारे नए हमारे सामाजिक जीवन में किस तरह से बदलाव आते हैं। अब हम इसी चीज़ को इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो ये जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ये प्रिंट के आने से पहले पुस्तक का निर्माण यहाँ पर होता हुआ दिखाया गया है। तो जब तक प्रिंटिंग नहीं आई थी, प्रिंट नहीं होती थी चीज़ें, तो तब तक उन्हें हाथ से ही लिखा जाता था, जिनको नकल नवीश लिखा करते थे। तो भारत का एक शाही वर्कशॉप भारत में छपाई आने से काफ़ी पहले का ये दिखाया गया है। यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा है, फिर तस्वीर बनाई जा रही है। पुस्तक निर्माण में सुलेखन और चित्रकारी का बहुत महत्व था। छापे खाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ, ये एक सोचने लायक बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुरुआती छपी किताबें, यानी कि शुरुआत में जो किताबें छपी उनके बारे में। इससे पहले यहाँ पर देखिए एक शब्द जिसका नाम है खुशन वीसी। तो ये खुशन वीसी जो है ये है सुलेखन, यानी कि जो अच्छी राइटिंग सुंदर लेख लिखते हैं सुलेखन कहा जाता था इनको, खुशन वीसी। तो यहाँ पर मुद्रण की जो सबसे पहली तकनीक थी वो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। तो मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहाँ पर विकसित हुई? चीन में, जापान में और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। किससे होती थी? पहले छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी। तो कब से? 554 ईस्वी से ये यहाँ पे इनकी किताबें छापी जाने लगी थी। चूँकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एक्कॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। यानी किनारों को मोड़कर फिर वो सिलकर बनाई जाती थी। और किताबों का लेखन जो था सुलेखन या खुशन वीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुश खत, इनको बोलते थे खुशखत होते थे। तो जो किताबों का सुलेखन करते थे, उनको लिखते थे, उनको कहते थे हम खुशन वीसी कहते थे। तो ये लोग होते थे जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे, यानी कि बहुत ही सुंदर सुंदर लिखा करते थे हाथ से। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पाद चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी। तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था और 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा में भी उसी अनुपात में बढ़ गई।
तो यहाँ पर जब सिविल सेवा में जो परीक्षा होती थी सिविल सेवा की, उसकी नियुक्ति के लिए जब इसकी यहाँ पर नौकरशाही भी विशालकाय थी इसमें चीन के अंदर, तो यहाँ पर जिस तरह से किताबों की ज़रूरत पड़ी, तो सिंपल सी बात है उनकी छपाई की भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, यानी कि जो मुद्रित किताब थी, प्रिंटिंग जो सामग्री थी, उसके उपभोक्ता जो थे वो केवल अब जो स्कॉलर्स होते थे, विद्वान और अधिकारी थे, केवल वही नहीं रहे। व्यापारी भी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शगल भी बन गया और नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने यहाँ पर स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। यानी कि यहाँ पर अब सभी लोग किताबों को महत्व देने लगे, किताबों को पढ़ने लगे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और किस्से कहानियाँ ये सब भी, और कुछ लोग तो किताब लिखने भी लगे और फिर उनको अपनी जो स्वरचित किताब थी उनके नाटक भी इन्होंने छपवाने स्टार्ट कर दिए। तो पढ़ने की जो यही नई संस्कृति थी जो एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हाथ से होने वाली छपाई थी उसकी जगह धीरे धीरे अब मशीनों ने ले ली या यांत्रिक छपाई ने ले ली थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है डायमंड सूत्र का एक पन्ना दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज तो है ना, ये किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये डायमंड सूत्र का एक पन्ना है। तो अब हम देखेंगे जापान में मुद्रण। तो जापान में प्रिंटिंग कब से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले चीन में देखिए, अब इसके बाद जापान में। तो चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए और जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक जिसका नाम है डायमंड सूत्र। तो ये जापानी भाषा में लिखा हुआ, जब भी हमने चित्र देखा था, छपी हुई ये डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काट के खुदे चित्र भी हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी। तो तस्वीरें किस किस पर बनाई जाती थी, कपड़ों पर बनाई जाती थी, ताश के पत्तों पर और कागज़ के नोटों पर भी तस्वीरें बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ भी थी। यानी कि यहाँ पर जो कवि वगैरह होते थे वो भी छपते थे किताबों पर, और इसी के साथ यहाँ पर किताबें सस्ती और सुलभ भी थी। और यहीं अगर बात की जाए 18वीं सदी के अंत में, तो 18वीं सदी के अंत में एदो मतलब बाद में, जिसे टोक्यो के नाम से जाना गया, के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाय घर के मजमों, कलाकारों और तवाइफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूल साजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थी। यानी कि इन सब से रिलेटेड जो किताबें हैं वो भी भरी रहती थी पुस्तकालयों यानी कि लाइब्रेरीज़ में। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये त्रिपिटिका कोरियाना है, और इसमें ये 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटकाना कोरिया वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों को कोरियाई संग्रह है। ये बौद्ध ग्रंथों का ये संग्रह यहाँ पर दिखाया गया है, जो कोरियाई लैंग्वेज में है, कोरियाई में। तो कोरियाई संग्रह है इनका। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था, और इन्हें यानी कि लकड़ी के वुड ब्लॉक्स यानी कि लकड़ी के ब्लॉक पर इनको उकेरा गया था, और इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। ये किसके हैं, तो कोरियाई हैं ये। क्लियर। अभी अगर यहाँ पे बात की जाए, ये वाला चित्र देखिए, ये चित्र नंबर 3, ये शो करता है किसको, तो ये है कितागावा उतामारो की एक उकियो रचना। इसमें क्या लिखा गया है, तो कितागावा उतामारो 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए। उतामारो ने उकियो मतलब तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किए, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया, और इनकी छपी जो कृतियाँ हैं वो यूरोप और अमेरिका पहुंची, और मोने और वॉन गोग ने जैसे जो चित्रकार थे इनको प्रभावित किया, और तुसु स्ताया जूजा बूरो जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार
इनसे किया किया जाता। फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे और इसके बाद हुनरमंद जो ब्लॉक वुड ब्लॉक हैं, इसके शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा की तख्ती पर चिपका कर उस आकृति को उकेर लेते थे और इस प्रक्रिया में मूल आरेख जो था वो गायब हो जाता था, पर उस पर छपी हुई नकल जो थी वो बच जाती थी। तो इस तरह से वो छपाई करते थे वुड पर। ये वाला जो चित्र है सुबह का नज़ारा दिखाया गया है, ये रचयिता है इसके शुन मन कुवो। 18वीं सदी के अंत का ये चित्र दिखाया गया है। अब हम देखेंगे यूरोप में मुद्रण का आना। तो यूरोप में किस तरह से जो प्रिंटिंग है वो किस तरह से यूरोप में आती है। इससे पहले यहाँ पर एक नया शब्द आएगा, इसको हम जान लेते हैं, वेलम। वेलम क्या है? तो चर्म पत्रकार, चर्म पत्र यानी कि चमड़े से बने हुए जो पत्र थे या फिर जानवरों के चमड़े से बनी हुई लेखन की सतह, चर्म पत्र, इनको कहा जाता था वेलम। वेलम। तो यहाँ पर देखते हैं अब, तो सदियों तक अगर बात की जाए चीन की, तो सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते से वहां पर पहुंचा। कागज ने किताबों या कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। तो किसने बनाया था? कागज ने कातिबों या मुंशियों के द्वारा। फिर 1295 में मार्को पोलो नामक एक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद ये इटली वापस लौटा। और जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक यानी कि काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक जो थी वो पहले से ही मौजूद थी और मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था? फिर इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे। तो जो इतालवी थे इन्होंने भी क्या काम किया? ये भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्दी ही ये तकनीक जो थी बाकी यूरोप में भी फैल गई। मुद्रित किताबों की सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। जो व्यापारी लोग होते थे और जो स्टूडेंट्स होते थे वो यहाँ पर जो सस्ती छपी हुई किताबें थी उनको ही लेते थे। तो किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे थे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए और अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखन या कातिब नहीं पाए जाते थे, यानी कि जो अच्छा लिखने वाले थे, बल्कि जो पुस्तक विक्रेता थे वो भी अब उन्हें रोजगार देने लगे थे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे, यानी कि जो पुस्तक बेचते थे अब वो भी अपने पर्सनल कातिबों को रखते थे, वो भी इनको लिखने वालों को अपने पास नौकरी देने लग गए। लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि इनकी जो मांग थी किताबों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जो कि हाथ से लिख पाना, उनकी पूर्ति कर पाना वो संभव नहीं था। नकल उतारना जो था वो बेहद खर्चीला था, समय साध्य था, यानी कि समय बहुत लगता था, और श्रम साध्य था और मेहनत भी बहुत लगती थी, श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियाँ अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने और ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थीं, इसलिए उनका सर्कुलेशन यानी कि चलन या गश्त कह सकते हैं, उनका जो सर्कुलेशन था वो सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया, यानी कि धीरे धीरे ये क्या होने लगी? लोकप्रिय होने लगी। और 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र भी छापे जाते रहे थे। जाहिर है किताबें छापने के लिए इससे भी तेज़ और सस्ती मुद्रण तकनीक की ज़रूरत थी और ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता। तो जो 1430 के दशक में स्ट्रैसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। तो ऐसा कर दिखाने वाले व्यक्ति कौन निकल के आए? स्ट्रैसबर्ग के थे ये योहान गुटेनबर्ग, इन्होंने ये कर दिखाया। तो इसमें इन्होंने, तो ये है गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। तो गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था, यानी कि बचपन से ही वो क्या करता आया था? तेल और जैतून पेरने की जो मशीनें थी उनको देखता हुआ आया था। और बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी, और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृति में गढ़ने, यानी कि जो शीशा होता है उसको अपनी मर्जी से उसको गढ़ने की में महारत हासिल की
और अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने एक नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना था और सांचे का उपयोग अक्षर की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 में अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था और उसने जो पहली किताब छापी थी वो थी बाइबिल। तकरीबन 180 प्रजातियां बनाने में उसे 3 साल लग गए, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ थी। यानी कि उस टाइम की अगर बात करें तो उसके हिसाब से तो उसने बहुत तेज़ी से काम किया था। पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई थी। यानी कि ये वाली जो तकनीक थी ये आई तो सबसे पहले और ये अच्छी भी चली, लेकिन ये सब जो पूरी तरह से जो पहले से तकनीक चल रही थी हाथ से छापने वाली, पूरी तरह से उसकी जगह ये नहीं ले पाई। शुरू शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी ही दिखती थी और धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बैल और बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी और हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिज़ाइन और पेंटर वो खुद तय कर उसे संवार सकता था। यानी कि ये यहाँ पर डिज़ाइन के लिए साइड की जगह खाली छोड़ दी जाती थी, ताकि जिसको जो पसंद हो वो उस तरह के डिज़ाइन यहाँ पर खुद बनवा सके या पेंटर से खुद तैयार उसको करवा सके। ये है इनका चित्र जिन्होंने बनाई थी प्रेस, योहान गुटेनबर्ग का चित्र है ये 1584 का। तो इसी के साथ करीब 100 सालों के दरमियान 1450 से 1550 यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक जो थे वो दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे और छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित पुस्तकें यानी कि किताबें आईं और यह 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15वीं सदी में 2 करोड़ और इसी के साथ इसके अगले ही सेंचुरी में अगले ही वर्ष क्या होता है 20 करोड़ इनकी संख्या हो जाती है और हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण की क्रांति जो थी वो संभव हुई। यहाँ पर अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो ये है वो जो गुटेनबर्ग के द्वारा बनाई गई थी प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो गुटेनबर्ग के द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें क्या था, इस प्रिंटिंग प्रेस में गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस इसका नाम है। ये स्क्रू से लगा हुआ लंबा सा हैंडल जो था, यहाँ पर देखें आप ये जो दिखाया गया है लंबा सा हैंडल यहाँ पर, इसकी मदद से स्क्रू घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज़ पर दबा दिया जाता था और गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर ये शब्द बनाए जा सके, लिहाजा इसे मूवेबल प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यहीं अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही और हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब इन किताबों को इस तरह से छापना निहायत तेज हो गया और गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने यानी कि एक साइज छाप सकता था। तो ये जो गुटेनबर्ग प्रेस था ये 1 घंटे में 250 पेज छाप सकता था। जब प्लाटेन जो है शब्द आया है, प्लाटेन क्या होता है ये जान लेते हैं इसके बारे में। तो लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। यानी कि कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ले लेते थे और पहले यह बोर्ड काठ का होता था और बाद में इस्पात का इसको बनने लगा। यानी कि बाद में ये किसका हो गया, इस्पात का हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पेज छपा हुआ दिख रहा है ये यूरोप की पहली छपी हुई पुस्तक का पेज यहाँ पर दिखाया गया है। तो यूरोप की छपी पहली किताब, ये गुटेनबर्ग की बाइबिल से कुछ पन्ने यहाँ पर लिए गए हैं। गुटेनबर्ग ने कुल 180 प्रतियाँ छापी थी और पर उनमें से 50 ही बच पाई हैं। आइए गुटेनबर्ग की बाइबिल के पन्नों को ध्यान से देखें और ये केवल नई तकनीक की देन नहीं थे, इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुघड़ चित्रकारी भी की थी और कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी। हर प्रति का हर पन्ना अलग था। जहां पहली नज़र में वे एक जैसे भी लगे तो गौर से अगर देखेंगे तो गौर से तुलना करने पर हमें इनका फ़र्क जो है वो भी पता चल जाएगा। हर जगह पर कुलीन तबके ने इस विशिष्टता को पसंद किया जो उनके पास था, वह अनोखा था। ये दावा कर सकते थे कि क्योंकि किसी और के पास उसकी हूबहू नकल नहीं थी। आप इबारत में देखेंगे कि कई जगहों पर जो अक्षरों के अंदर रंग भरे गए हैं, अक्षरों के अंदर भी इन्होंने कलर भर दिए हैं।
और इसके दो फायदे थे, पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही सारे पवित्र शब्द ज़्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए छोड़ दिया, यानी कि काले में छापता था और बाद में इसको रंग भरने के लिए छोड़ देता था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए कलर्ड कर रखा है इसको और कुछ काला है। यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हैं आप। और ये देखेंगे यहाँ पर, ये अगर इसको आप इस चित्र को देखेंगे तो ये भी एक मुद्रक की एक वर्कशॉप है। ये 16वीं सदी का एक डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, इस तस्वीर से अगर हम देखेंगे, इस तस्वीर से देखने पर हमें पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसा होता था, दिखाई देता था उस टाइम पर, कैसा दिखाई देता था। और सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। दाईं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे हैं अगर देखा जाएगा तो। इसीलिए अगर बाएं सिरे से देखें तो गैलीज, यहाँ पर गैलीज तैयार किए जा रहे हैं और धातुई अक्षरों पर ये स्याही लगाई जा रही है यहाँ पर। और इस धातुई अक्षर पर स्याही लगाने के साथ साथ ही पृष्ठभूमि में प्रिंटर प्रेस के पेच कस रहे हैं। यहाँ पर ये प्रिंटर प्रेस के यहाँ पर पेच कसे जा रहे हैं और उन्हीं के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हुए हैं। ये प्रूफ रीडर है जो यहाँ पर काम में जुटे हुए हैं इनके साथ ही। और बिल्कुल अलग भाग में तैयार माल पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये तैयार माल आप देख सकते हैं। और ये दो दो पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने जिनकी बाइंडिंग होनी है, और ये रखे हैं दो पन्ने वाले अलग अलग कुछ यहाँ पर बॉक्सेस जिनकी यहाँ पर बाइंडिंग भी होनी है। यहाँ पर दो शब्द आए, एक तो कंपोजिटर। कंपोजिटर क्या होते थे, तो छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहते थे। और गैली क्या होता था, तो गैली धातुई फ्रेम है जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी, उसको गैली कहा जाता था। अब हम देखेंगे मुद्रण क्रांति और उसका असर, यानी कि जब प्रिंटिंग क्रांति हुई तो उसका क्या असर हुआ। तो मुद्रण क्रांति क्या थी। छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीके ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नज़रिया। तो किस तरह से यहाँ पर सूचना और ज्ञान के साथ साथ संस्था, सत्ता सब कुछ बदला और लोगों की चेतना भी किस तरह से बदली, ये हम जानेंगे। अब देखते हैं नया पाठक वर्ग, यानी कि जो नया पाठक वर्ग आ रहा है उसके बारे में। तो छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी और किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छपना आसान हो गया और बाजार जो था वो किताबों से पट गई और पाठक वर्ग भी बेहतर हो गया। यानी कि जब किताबें सस्ती हुई तो पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ गई। तो किताबों की पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संस्कार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में ही दास्तां सुनते या फिर कोई आयोजन देखते आए थे। आप 8वें अध्याय में देखेंगे कि वे तन्हाई में या खामोशी से पढ़ने के आदी नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी ही थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबके तक पहुंच सकती थी और अगर पहले की जनता श्रोता थी तो यह कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आई। यानी कि कहने का मतलब यह है शॉर्ट में कि पहले की जो पब्लिक थी, जो जनता थी, वो सुनकर ही काम चलाते थे, जो लोग उनको पढ़कर सुना देते थे, किस्से, कहानियाँ, स्टोरी जो भी थी। लेकिन अब जब किताब की प्रिंटिंग सस्ती हो गई, किताबें सस्ती मिलने लगी, तो यहाँ पर जो जनता थी वो एक पाठक के रूप में निकल के आई। अब जनता खुद पढ़ना पसंद करती थी। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे, क्योंकि भाई अब किताबों को पढ़ना है तो साक्षर लोग ही पढ़ेंगे, अनपढ़ लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे। और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर जो थी वो सीमित थी, लिमिटेड लोग ही पढ़े लिखे होते थे। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाएं। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था, यानी कि वो अच्छी से अच्छी उसमें चित्रकारी करें ताकि वो लोग उसको समझ पाएँ। जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोल कर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ़ उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएँ छापनी शुरू कर दी, क्योंकि जो पढ़ नहीं सकते थे वो सुनकर तो लुत्फ़ उठा ही सकते थे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर
लोगों के मनपसंद लोकगीत और इनकी जो लोक कथाएँ थी वो उसमें छापनी स्टार्ट कर दी। और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी कि सचित्र होती थी। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या फिर शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था। तो इनको जब सब इकट्ठे बैठते थे उस टाइम पर इनको सुनाया जाता था। तो इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई। तो मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में यहाँ पर दाखिल होती है और छपी हुई सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई और श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए। गाथा गीत क्या होते हैं, हम बैलेट बोलते हैं। तो गाथा गीत होते हैं लोकगीत का एक ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है, उसे हम कहते हैं गाथा गीत। शराब घर क्या होता है, वह जहाँ पर लोग शराब पीने, खाने और दोस्तों से मिलने और बातचीत करने के लिए आते हैं, वो शराब घर हुआ करता था। अब देखते हैं धार्मिक विवाद और प्रिंटिंग का डर, यानी कि धार्मिक क्या विवाद थे और प्रिंटिंग का डर किस तरह से आया। तो छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले, यानी कि जब छापे खाने खुले तो सबने अपने अपने विचार देना शुरू किया, प्रचार प्रसार हुआ सबकी सोच का अलग अलग। और इसी के साथ जो बहस मुबाहिसे थे इनके द्वार भी खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छाप कर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्यवाही करने के लिए प्रेरित भी कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था, क्योंकि अब जो लोग सरकार से या उनके काम से सहमत नहीं थे वो उनके प्रति भी उनके आलोचक के रूप में कुछ छाप सकते थे, लोगों को अपना नज़रिया बता सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पर इन क्षेत्रों में भी यहाँ पर गंभीर महत्व था इनका भी, इनके लिए भी काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिले। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसको लेकर कई डर भी थे। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रचार प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर ये आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर हो। वह था यानी कि डर जो था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। गुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों के द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नवमुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचक का आधार बनी। यानी कि जब इन लोगों ने कहना शुरू किया कि अगर सभी लोग इनको पढ़ेंगे और इनके जहन में इस चीज़ का क्या असर होगा, किताबों से नए नए लोगों के दिमाग में विचार आएंगे तो कहीं इससे लोग बागी ना बन जाएं, विद्रोह ना कर दें, अधार्मिक विचार ना लोगों में आने लगे। तो इस तरह की इनको यहाँ पर डर सताने लगा। और धर्मगुरु और सम्राट जो थे और भी कई लेखक कलाकार थे जिन्होंने ये चिंता अपनी व्यक्त की थी कि ये जो नई मुद्रा की जो प्रचलन चला है, नया जो मुद्रण का ये नया प्रचलन चला है, कहीं ये आलोचना ना कर दें सब लोग, इसके तहत नवप्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का ये आधार न बन जाए। तो ये बना ही था आधार। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ, यानी कि धर्म के क्षेत्र में इसका क्या असर होता है, किसका, तो ये जब प्रिंटिंग आई उसका। तो धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए, ये एक समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक कह सकते हैं इनको, जिनका नाम था मार्टिन लूथर। तो इन्होंने जो रोमन कैथोलिक चर्च होते थे इनकी जो कुरीतियाँ थी इनकी आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। तो इन्होंने कितनी लिखी, 95 स्थापनाएं लिखी। इनकी एक छपी कीर्ति विटेन वर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी और जल्दी ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। यानी कि इनकी जो प्रतियां थी इनके द्वारा जो लिखी गई थी इनके द्वारा शुरुआत की गई थी प्रोटेस्टेंट धर्म की, तो कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के जो तर्जुमे थे इनके अनुवाद की
5,000 प्रतियाँ बिक जाती हैं, जिसके बाद इन्हें अपना दूसरा ही संस्करण निकालना पड़ता है 3 महीने के अंदर अंदर। फिर प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। और कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के लिए नए विचार प्रसार में मदद मिलेगी। कि इससे क्या होगा, इसमें धर्म सुधार होंगे और धर्म सुधार आंदोलन के लिए नए विचारों को इसके प्रसार में अलग अलग फैलाने के लिए इसमें मदद मिलेगी, ऐसा इनका मानना था। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जेवी शिले लाम में पहले ये चित्र देख लेते हैं एक बार। देखिए ये जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र है जेवी शिले लाम्प्रीमेरी छापाखाना का, यानी कि तो यहाँ पर ये आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक है। देखें कि छापाखाना लेकर एक देवी स्वर्ग से उतर रही है, यानी कि इसमें दिखाया गया है कि एक देवी है जो छापे खाने को लेकर स्वर्ग से उतर रही हैं और इस देवी के आजू बाजू में मिनर्वा विद्या की देवी और मरकरी देवदूत विवेक का भी प्रतीक है। और तस्वीर के आगे के हिस्से में अलग अलग देशों के 6 अग्रणी मुद्रकों की छवियां लिए हुए औरतें हैं और बीच में बाईं ओर घेरे से अंदर गुटेन वर्ग की तस्वीर दिखाई गई है। अगर यहाँ पर बात की जाए प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या है, तो 16वीं सदी में क्या था, 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का जो आंदोलन था, इसी को प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहा गया। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे और इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। तो यहाँ से इनके विरोध में कई धाराएं निकलती हैं। अब देखते हैं मुद्रण और प्रतिरोध, यानी कि मुद्रण किस तरह से होता है, फिर उसका प्रतिरोध किस तरह से होता है। तो छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। तो जब ये साहित्य लोकप्रिय हुए तो लोगों ने इसके बारे में जाना और जो कम शिक्षित लोग थे वो भी इसके बारे में, इनकी अलग अलग जो व्याख्याएं थी उनसे परिचित हुए, उनको उन्होंने जाना। 16वीं सदी की इटली के एक किसान जिनका नाम था मैनेकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गई, यानी कि जो उनके विचार उन्होंने बनाए उनसे जो कैथोलिक चर्च वाले थे वो उनसे नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए। और ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इनक्विजिशन, यानी कि इनक्विजिशन का मतलब क्या है, तो इनक्विजिशन का मतलब है यहाँ पर धर्म विद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू कर दिया। तो रोमन चर्च ने जब इनका यहाँ पर इंक्विजिशन शुरू कर दिया तो मोनेकियो ने क्या किया, यहाँ पर मैनेकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सज़ा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियाँ लगाईं और 1558 ईस्वी में प्रतिबंधित किताबों की सूची ये रखने लगे। तो यानी कि इन पे और कुछ तो बस चला नहीं, इन्होंने किताब पर प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया। पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा जो किताब दी जा रही थी उन पर पाबंदियाँ लगाई और जितने प्रतिबंधित किताबों की लिस्ट भी रखने लगे कि कौन कौन सी किताबें जिनको प्रतिबंधित किया गया। तो इंक्विजिशन जैसे कि हमने भी देखा धर्म अदालत है इसका मतलब। तो विधर्मियों की शिनाख्त करने और सज़ा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था है जिसका नाम है इंक्विजिशन। और धर्म विरोधी कौन होता है, इंसान या फिर विचार भी हो सकता है। तो जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हो, या तो कोई विचार है या फिर कोई इंसान है जो उस चर्च की मान्यताओं से क्या है, विरोध में है, उसकी मान्यताओं से असहमत हो। तो मध्यकाल में चर्च विधर्मियों या धर्मद्रोह के प्रति सख्त था। उसको ये लगता था कि लोगों की आस्था उसके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है और उसकी बात ही अंतिम है, ऐसा इसको लगता था। ये वाला चित्र आप देखिए, तो ये चित्र जो दिखाया गया है यहाँ पर, ये द मैकबडॉन्स का विभत्स नाच यहाँ पर दिखाया गया है। इस 16वीं सदी की तस्वीर में छपाई का खौफ किस नाटकीयता को पेश किया जा रहा है, इसमें ये देखा जा सकता है। इस बेहद दिलचस्प वुडकट यानी कि तख्ती काट तस्वीर के मुद्रण के आगमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया और मुद्रक के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बताया गया। मुद्रक और उसके मजदूर कंकालों के नियंत्रण में है, यानी कि जो मुद्रक हैं वो क्या है और मजदूर जो है ये कंकालों के नियंत्रण में है और उनसे मनचाही चीज़ छपवाते हैं। देख सकते हैं कि ये यहाँ पर दिखाया गया कंकाल इनसे अपनी मनचाही चीज़ छपवाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ये। तो इनसे अपनी मनचाही चीज़ छपवाने के लिए इन्हें ज़बरदस्ती तैयार कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है, इसमें क्या लिखा है ये देखते हैं। किताब का डर क्या दिखाया गया है इसमें। तो किताब के डर में इन्होंने बताया है, तो ये लातिन के एक विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक हैं इरेस्मस, जिसने कैथोलिक धर्म की जातियों की आलोचना की। यानी कि ये धर्म की, ये जो कैथोलिक धर्म था उसकी जो जातियाँ थी उनकी इन्होंने आलोचना की, पर लूथर से भी एक दूरी बनाकर रखी इन्होंने, और प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित था। और उसने लिखा, अब देखते हैं कि उसने एडेजेज में क्या लिखा 1508 में। तो इसने लिखा, किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह हैं। इसने क्या कहा किताबों को, तो इसने कहा कि जो किताबें हैं वो भिन भिनाती मक्खियों की तरह हैं, और दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँच जाती। हो सकता है कि जहाँ तहाँ एक आध जानने लायक चीज़ भी बताएं, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है, बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हानिकारक है। इनसे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुच्छ, जैसे कि मेरी लिखी चीज़ों से ही नहीं पाट रहे हैं, बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं, और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य भी नहीं रह जाता। तो ऐसा कहना था इनका यहाँ पर, कि जो ज़्यादा किताबों का मुद्रण है वो किया जा रहा है, बेकार में कुछ भी चीज़ें छापी जा रही हैं जिनका कोई तुक नहीं है, ऐसा इनका मानना था। तो इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं, बाकी इसका बचा हुआ पार्ट हम कल एक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।